हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं एनसीईआरटी 11 के बुक से, आपके चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, इसमें हम हर वो लाइन देख रहे हैं जहां से सवाल गिर सकता है और उस पर कमांड बना रहे हैं। एक एनसीईआरटी को सिंपल विजन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बढ़िया से बढ़िया रिवीजन कर सके और बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। आज उसी चैप्टर में बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। इससे इस साल नीट का एक सवाल आया भी हुआ था, वो सबको पता होगा। इंडो मेम्ब्रेन कौन कौन है सिस्टम में, वही सवाल पूछा था। ठीक, तो नीट के लिहाज से अच्छा भी है, सवाल भी आता है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लिखी हर लाइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना है हमें, थोड़ा बहुत नियरेस्ट में जो एक दो सवाल इधर उधर के आ भी जाते हैं तो उनको भी हम कुछ अलग से लिख के कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को जो है आप सबसे बढ़िया आउटसोर्स है आपके नीट के लिए, बायोलॉजी के लिए, और मैं अभी भी कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीन चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया आउटसोर्सिंग अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी है, जिसे आप कमांड करके और बढ़िया रिवीजन करके पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि जो भी सेल्स हैं उनके अंदर बहुत सी मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब मेम्ब्रेन से घिरी हुई ऑर्गेनील्स हैं। बहुत सारी ऑर्गेनील्स हैं किसी भी सेल के अंदर। ठीक, जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में अलग अलग हैं। कैसी हैं? बहुत सारी मेंबर ऑर्गेनील्स हैं, ठीक है, जो कैसी हैं, फंक्शन, उनका काम और उनका स्ट्रक्चर, उनकी संरचना कैसी है, अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक, डिफरेंट है, फंक्शन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है जितनी भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है, पर लेकिन उनमें जो कुछ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील्स हैं उनके जो फंक्शन एक दूसरे के कोऑर्डिनेट है, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उनकी क्रिया कैसी है, वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जो सेल्स में मौजूद मेम्ब्रेनस ऑर्गेनील्स हैं वो उनका फंक्शन या वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उन्हें कहेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आ गए। और जो एक दूसरे के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, एक दूसरे के फंक्शन एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, उन्हें वो जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, जो इस साल 2021 नीट का क्वेश्चन भी था। एनसीईआरटी को इजी वे में पढ़ना है हमें। ठीक, रिवीजन इतना जबरदस्त हो कि रिवीजन आसान हो जाए और रिवीजन इतनी बार हो जाए कि नंबर पूरे के पूरे आए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की कहानी में। अपनी बुक खोल लीजिए। हमने क्या बताया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनील्स हैं उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन में जिन जिन ऑर्गेनील्स के फंक्शन में कोऑर्डिनेट होता है, मतलब वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स को क्या कहते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो देखिए उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन तो अलग अलग हैं। मेनी ऑफ दीज आर क्या हुआ, कंसीडर्ड टुगेदर एज ए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वो उनके फंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। उसी बेस पे इन्हें क्या कहते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। आप सोच रहे होंगे तेजी से पढ़ा के निकले, तेजी से पढ़ा के निकलने का मकसद नहीं है, क्योंकि विजन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी रिवीजन में ज्यादा चीजें लाभकारी होती हैं। आगे चलिए, जब बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तो उसमें कौन कौन आता है, ये इस साल का सवाल था। नीट 2021 का ये सवाल भी था। ठीक, कौन कौन आता है भाई, जब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं तो किसका किसका फंक्शन, कौन कौन वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील हैं जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट करता है, एक साथ फंक्शन से जुड़े रहते हैं, वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिखते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
तीसरा कौन ऑर्गेनेल है? लाइसोसोम। और चौथा कौन ऑर्गेनेल्स है? ये है वैक्यूल्स। ठीक है, ये 4 सिस्टम है, इसलिए इन्हें कहते तो देखिए, कहते तो ये गल सिस्टम ही है, लेकिन ये वैक्यूल छूट ना जाए क्योंकि ये भी ऑप्शन में देता है, हम लिखेंगे गल्व सिस्टम। ठीक, क्यों लिखा? क्यों लिखा भाई? GRL पे ही रहना चाहिए, लेकिन ये वैक्यूल आपको याद रखे, इसलिए याद रखिएगा सीधे गल्व सिस्टम। ठीक है, वैक्यूल भी याद रखना जरूरी है। तो कौन कौन आ गया? आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ER से, G से गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ गया, L से लाइसोसोम आ गया और V से वैक्यूल आ गया। ठीक है, अब देखेंगे ये कैसे आपस में एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। जबकि कुछ जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है सेल में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट का, और प्रेक्जियोसोम्स हो गया, इनके फंक्शन आपस में कहीं कोऑर्डिनेट नहीं करते, इसलिए ये इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कौन कौन आते हैं याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इस साल नीट में पूछ चुका है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। ठीक, क्या कि कौन कौन आते हैं। ठीक, इंडो पे और ये याद रखेंगे। ठीक, इस साल पूछ चुका है, तब भी याद रखेंगे। आइए पहले की बात करते हैं, पहला मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल की बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसे ER से डिनोट भी करते हैं। ठीक, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि उस सेल में एक जाली नुमा स्ट्रक्चर फैला है जो ट्यूबुलर है, देखने पर कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जाली की तरह पूरे उसके किसमें? सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, उसमें फैला हुआ है, और उसे हम क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर फैला है वो 2 भागों में सेल को डिवाइड कर देता है। कैसे? कैसे? ये देखिए अभी ये देखिए, यहाँ ये अगर कोई सेल है, ठीक है, और उसमें क्या है? जालनुमा, कोई जालनुमा मान रहे हैं हम, जालनुमा क्या है? ये जालनुमा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फैला है जिसे हम ER कह रहे हैं। ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल का साइटोप्लाज्म कुछ इसके अंदर आ गया, कुछ इसके बाहर आ गया। ठीक, तो ठीक है, जो अंदर आ गया, जो अंदर आ गया उसे कहते हैं ल्यूमिनल। क्या कहते हैं? जो अंदर पार्ट बाटा सेल का कंपार्टमेंट, उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनल। इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने देखा सेल वो उसके अंदर आ गया था, और जो सेल का पार्ट आउट ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था साइटोप्लाज्म में, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। सेल को 2 कंपार्टमेंट में ER बांट रही है, एक ल्यूमिनल हो गया, और जो बच गया था भाग उसे क्या कहें? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहें। ये देखे ना भाई, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, इसके अंदर वाला क्या हो गया? ये हो गया ल्यूमिनल, और ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, ठीक है, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंस के हिसाब से इस सेल ने काम किया। ठीक, अब आगे चलिए, आगे चलिए, विजन बहुत आराम से, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए तो क्या हुआ? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला है, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इसने सेल को जो है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर, एक सिंगल सेल की बात कर रहा है उसके अंदर, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर कहता तो 2 सेलों की कहानी आ जाती, 2 सेलों के बीच। इंट्रा मैंने उसके अंदर क्या किया? 2 कंपार्टमेंट में सेल को बांट दिया। जो उसके अंदर आ गए साइटोप्लाज्म वो ल्यूमिनल हो गए, और जो बाहर हो गए वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गए। ठीक है, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब आगे चलिए, जब आगे की बात करता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं? जो नेटवर्क में की तरफ फैला है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम की लगने से वजह से कोई स्ट्रक्चर है, कोई सरफेस है, और उस पर हम बिंदी बिंदी कुछ रख दें तो सरफेस कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा, प्लेन तो रहेगा नहीं। तो उस राइबोसोम की सरफेस पे लगने की वजह से
इससे कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। और इस बेस पे इसे क्या कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर में भी अभी सारी चीजें देखेंगे। तो जो राइबोसोम लगा रहता है, अटैच होता है जिस सरफेस पे, और राइबोसोम अटैच कहाँ रहता है, आउटर सरफेस पे। और जिस आउटर सरफेस पर लगा होगा वहां सतह कैसी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। और उस सरफेस को क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। अगर ये राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके कुछ हिस्सों में नहीं पाया जाता, और जहां नहीं पाया जाएगा वहां खुरदरा नहीं होगा, वो पार्ट कैसा होगा, स्मूथ होगा, तो उसे कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब दो पार्ट होते हैं, पार्ट नहीं कह सकते। राइबोसोम के प्रेजेंस पे, जहां प्रेजेंस है वो रफ हो गया, जहां नहीं है वो स्मूथ पार्ट हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक, इकट्ठा फिगर देखेंगे हम लोग, अभी बार बार फिगर क्या दिखाना। ठीक, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, वो क्या काम करता है भैया, वो करता है जहां राइबोसोम की कहानी आ गई वहां प्रोटीन सिंथेसिस की कहानी आएगी। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सेक्रेशन का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। सेल का जो यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस के जो बाहरी एकदम नजदीकी पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन, वहीं पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है, जो क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम का काम और सिक्रेशन का काम करता है। नीट का क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी हो सकता है क्या, कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, क्या करता है भैया, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और सेक्रेशन में इन्वॉल्व है। दोनों याद रखेंगे, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस याद नहीं रखेंगे, सेक्रेशन भी याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद ये सबसे नियरेस्ट पार्ट कहाँ का है, ये नियरेस्ट पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस का। अभी फिगर में देखेंगे कहाँ का नियरेस्ट पार्ट है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के नियरेस्ट पार्ट है। अब दूसरा कहाँ है, जहाँ राइबोसोम एब्सेंट है, जिसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे थे, वो मेजर साइट है किसका, लिपिड सिंथेसिस का। सीधा सवाल, लिपिड सिंथेसिस, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भैया क्या होता है, क्या काम होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है। और इसी तरह अगर एनिमल सेल में बात करें इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहां जो लिपिड लाइक हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, उनका सिंथेसाइज होता है। सीधा सवाल पूछेगा कि एनिमल सेल में जो स्टेरॉयडल हार्मोन है उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देगा, और सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, बोथ एंड नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो आपको बोथ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों याद रखेंगे, दोनों पार्ट नीट के लिहाज से अच्छे हैं। अब आइए सीधे फिगर में, फिगर समझते हैं, विजन बहुत आराम से करेंगे भाई। ठीक है, अभी टाइम है, अभी टाइम है कि चीजें अच्छे से पढ़ ली जाएं। आइए थोड़ा छोटा करें। ठीक, फिगर बड़ा हो गया, अट नहीं रहा है, अब अट रहा है। चलिए देखिए गुरु, जब हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं सीधे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर। जहां ये दाने दाने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है गुरु, ये है राइबोसोम। और जहां राइबोसोम की कहानी आ गई, वो कहानी हम लोग जानते हैं कैसी हो गई, रफ हो गई। और जहां ये राइबोसोम एब्सेंट है, देखिए इन पे दाने दाने नहीं है, वो कहानी क्या हो गई, स्मूथ हो गई। क्लियर, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के देखिए, न्यूक्लियस के क्या है, ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो राइबोसोम लगे हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन का काम कर रहे हैं। वो न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के से लगे होते हैं। ठीक, ये दूसरी बात हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। और ये साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर मटेरियल आ गया उसे क्या कहना है हम लोग, लूमिनल, लूमिनल। और जो इसके बाहर रह गया साइटोप्लाज्म में, उसके क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लूमिनल। ठीक, ठीक है भाई, ये पूरी बातें पढ़ के हम लोग आ रहे हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक में किसका हो रहा है, लिपिड का सिंथेसिस।
ठीक है, या स्टेरॉयडल हार्मोन का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन भाई? ठीक है, और यहाँ पे किसका हो रहा है? प्रोटीन का क्या सिंथेसिस, और प्लस क्या हो रहा है? सिक्रेशन का भी काम कर रही है। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पूरी कहानी। कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ जान लिया। चलिए, जो भी सवाल आएगा आप कर ले जाएंगे इससे। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं गुरु, गोल्गी अपरेटस के पास पहुंचते हैं। ठीक, अभी इनका काम का कोऑर्डिनेशन भी देखना है, तभी तो ये इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम में आए हैं, जबकि इनका काम कोऑर्डिनेट कर रहा है तभी तो आइए देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, जब गोल्गी अपरेटस की बात करता है, किसकी? गोल्गी अपरेटस की, तो देखिए गोल्गी अपरेटस को, इस जो गोल्गी अपरेटस है इसको पहली बार किसने खोजा? कैमिलो गोल्गी, नाम से ही सीधे सीधे पता है। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में पहली बार एक डेंसली स्टेन, मतलब डेंसली स्टेन कलर्ड रेटिकुलेटर, मतलब जाली नुमा, नेट लाइक। ठीक, तो क्या? एक नेट लाइक जाल जैसा बिछा हुआ रंगीन। ठीक है, कहाँ पे? स्ट्रक्चर देखा नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही एक रंगीन जाली नुमा स्ट्रक्चर देखा। किसने? गोल्गी ने, जिसे हम बाद में नाम देते हैं गोल्गी बॉडी, जिसे हमने बाद में क्या नाम दिया? गोल्गी बॉडी। और ये किसका कैसा है? ये फ्लैट, मतलब सोई हुई, लेटी हुई, डिस्क लाइक शेक, मतलब तस्तरी नुमा थैला, जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रेन कहते हैं। जो कितना डायमीटर होता है? याद रखिएगा 0.5 माइक्रो से 1 माइक्रो डायमीटर। सवाल पूछ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। कितना डायमीटर हुआ? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर होता है। कौन? सिस्ट्रान, जिससे मिलके बना होता है कौन? गोल्गी बॉडी। और ये सिस्ट्रान कैसा होता है? डिस्क शेप्ड सेक्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं। और ये जो सिस्ट्रेन होते हैं, जो डिस्क शेप्ड सेक होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं? इस फिगर को देखिए, बगल वाले फिगर को देखिए। ये जो सिस्ट्रेन है वो पैरेलल अरेंज है। कैसे अरेंज है भाई? ये अरेंज है पैरेलल, मतलब देखिए ये अरेंज है, दिख रहा है, फिर ये अरेंज है, फिर ये आया, फिर ये आया। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो नंबरिंग से दिखा दूं। ठीक, ये सिस्ट्रान कैसे अरेंज है? पैरेलल अरेंज है। और कैसे हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, कैसे हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर रहा हूं, शायद वो कलर दिख नहीं रहा है। चलिए, ये कैसे हैं? देखिए पैरेलल अरेंज है, देखिए एक लाइन से सब आ रहे हैं। ठीक है, पैरेलली अरेंज है। और कैसे हैं? ये शेक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये देखिए। ठीक, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। सिस्ट्रान कह रहे हैं इनका डायमीटर कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए जो हम सेल्स पढ़ेंगे, अलग अलग सेल्स में ये जो सिस्ट्रान है, जो डिस्क शेप्ड सेक्स हैं, वो क्या होते हैं? नंबर में वेरी करते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। इनका नंबर जो है अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। ठीक, ये जो गोल्गी सिस्ट्रान पाए जाते हैं जो पैरेलल अरेंज हैं। ठीक है, और ये गोल्गी बॉडी कहाँ है? न्यूक्लियस के पास है। तो ये जो अरेंज है सिस्ट्रान पैरेलल, ये कोसेंट्रिक होते हैं, मतलब एक सेंटर इनका एक ही होगा जो न्यूक्लियस के पास होगा। ठीक, कैसा होगा? न्यूक्लियस के पास होगा। तो जो गोल्गी सिस्ट्रान है वो कैसे होते हैं? सबसे पहली बात कोसेंट्रिक होते हैं। और ये कोसेंटर कहाँ होगा? भाई गोल्गी अपरेटस ही न्यूक्लियस के पास है, तो ये न्यूक्लियस के पास होगा। विथ डिस्टिंक्ट किसमें बटे होते हैं? कॉन्वेक्स डिस्क। ठीक, कॉन्वेक्स में, और जिसे कहते हैं हम सिस, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस। और द फार्मिंग फेस
एंड द कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। माने इसे क्या कहते हैं, जो कॉन्वेक्स है या सिस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स सिस, उसको क्या कहते हैं, फार्मिंग फेस कहते हैं, याद रखेंगे। और जो ये है कॉन्केव फेस, कॉन्केव फेस इसे क्या कहेंगे, कॉन्केव फेस को मैच्योरिंग फेस कहेंगे। क्या कहेंगे, मैच्योरिंग फेस कहेंगे या कॉन्केव ट्रांस फेस कहेंगे। ठीक है, कॉन्केव ट्रांस फेस कहेंगे या कॉन्केव मैच्योरिंग फेस कहेंगे। चीजें याद रखेंगे, मैच्योरिंग फेस। देखिए ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। क्या करते हैं बात आगे की, इजी वे में पढ़िए एनसीईआरटी को, और समय आएगा तो तेजी से भी पढ़ाया जाएगा। तो फेस एंड कॉन्केव फेस, वो सिस फेस था, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्केव सिस फेस या फार्मिंग फेस। और ये कॉन्केव ट्रांस फेस जो होता है, अभी बताया पीछे वाला पार्ट, उसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। दोनों फेस कौन कौन किसको कहते हैं याद रखेंगे। और सिस और ट्रांस फेस ऑर्गेनली का भले ही स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, बस आपस में जुड़े होते हैं। वो तो भाई फिगर में ही दिख रहा है कि दोनों का स्ट्रक्चर भले अलग हो, लेकिन वो आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। आगे चलिए, गोल्गी अपरेटस जो है प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है गुरु, अभी तक जितनी लाइन हम लोग पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि जो ये गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं उनका मेनली काम क्या है, उनका मेनली काम क्या है, पैकिंग का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, गोल्गी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल। जो मटेरियल्स हैं उनके क्या करते हैं, पैकिंग के काम करते हैं। टू डिलीवर आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट या सर्गेट आउटसाइड द बॉडी। ये किसी मटेरियल को लिए पैकिंग किए उसका, और उसे या तो टारगेट सेल पर भेज दिए जहां भेजना है उसे, या अंदर ही सेल के अंदर ही इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो टारगेट वाली जगह है वहां उस मटेरियल को पैक करके भेज दिया, या आउटसाइड द सेल भेज दिए। इनका यही फंक्शन है जो नीट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि या तो ये पैकिंग ऑफ मटेरियल करते हैं और उस पैकिंग मटेरियल को सेल के अंदर जो टारगेट है वहां भेज देते हैं, या आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द सेल सीक्रेट कर देते हैं। अब मटेरियल टू बी पैक्ड, जो भी मटेरियल पैक करते हैं ये, ठीक है, उनको क्या करते हैं या वो किस फॉर्म में पैक होते हैं, वेसिकल्स। ये भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विथ सिस फेस, क्या करते हैं, अब देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या क्या खेल करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हैं, ठीक है, राइबोसोमल पार्ट से जुड़े होते हैं। अब ये जब जुड़े हैं तो क्या करते हैं, गोल्गी अपरेटस उसको पैकिंग कर देते हैं। क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मटेरियल को पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद उसको अपने सिस फेस पे भेजते हैं, जो क्या उन सा फेज है, सिस फेस, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, फार्मिंग फेस। वहां भेजे, वहां से वो चीज आगे बढ़ती है और जाती है ट्रांस फेज पे, मतलब मैच्योरिंग फेज पे, और वहां पहुंचने के बाद क्या होती है, वो सेल के बाहर निकल जाती है या इंट्रासेलुलर टारगेट पे चली जाती है। तो क्या होता है, मटेरियल जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, ये जुड़े हैं किससे, गोल्गी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे ये मटेरियल को पैकिंग करेंगे, उस फॉर्म को क्या कहेंगे, वेसिकल। अब ये वेसिकल क्या करेगा, ये वेसिकल पहुंचेगा कहाँ, सिस फेस पे, और सिस फेस से मूव होके फिर कहाँ पहुंचेगा, ट्रांस फेस पे, जिसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं, उसके बाद या तो टारगेट या तो आउटसाइड द सेल चला जाता है मटेरियल। द गोल्गी अपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई क्लोज एसोसिएशन तो इसका ही है। इंडोमेम्ब्रेनन जो ऑर्गेनली पढ़ रहे हैं हम, सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, इनके फंक्शन में एसोसिएशन तो है। तो एसोसिएशन गोल्गी ऑपरेटस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल है उसको पैक कर दिया किसने, इसने, गोल्गी अपरेटस ने, और क्या बनाया, वेसिकल्स। ये वेसिकल पहले कहाँ पहुंचे, सिस फेस पे, सिस फेस पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या होता है, फार्मिंग फेस, और वहां से कहाँ पहुंचेंगे, ट्रांस फेस पे, वो क्या होता है, कॉन्केव फेस, और वहां पहुंचने के बाद ये आउट ऑफ द सेल या टारगेट सेल पे पहुंच जाती है इसकी कहानी।
ठीक, ये मटेरियल पहुंच जाते हैं। आगे चलिए, इन नंबर ऑफ प्रोटीन, ये लाइन भी याद रखिएगा कि गोल्गी ऑपरेटर्स का क्लोज एसोसिएशन किसके साथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है, याद रहेगा भाई। ठीक, आगे चलिए, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, ये पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां राइबोसोम लगा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वहां प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। वो रेटिकुलेट जो होते हैं वो मॉडिफाइड किसमें, सिस्टेन में ऑफ गोल्गी अपरेटस बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट ट्रांसफेस। क्या होता है, वो मॉडिफाइड रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन किसमें, सिस्टेन में। कब, जब वो फिर ट्रांसफेज में पहुंचते हैं, मैच्योरिंग फिश पे मटेरियल फिर बाहर जाता है, उससे पहले वो क्या होते हैं, वो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो मॉडिफाइड होती है किसमें, सिस्टेन में मॉडिफाइड होती है, और उसके बाद वो रिलीज होती है कहां से, ट्रांसफेज पे, आउट ऑफ द सेल। ठीक, ये लाइन समझ गए भाई। नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जो राइबोसोम पे, वो मॉडिफाइड होता है कहां, सिस्टेन पे। जो सिस्टेन कैसी डिस्क शेप सैक है ना, सिस्टेन, उस पे, और उसके बाद वो कहां पहुंचता है, ट्रांसफेसिंग मतलब मैच्योरिंग फेज पे, और वहां से कहां निकलेगा, आउटसाइड द सेल। गोल्गी apparatus is an important site of formation of glycoprotein and glycolipid। नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। जिस तरह स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम पढ़ के आए थे, वहां क्या हो रहा था, तो गोल्गी अपरेटस की कहानी में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट साइट किसके लिए है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। याद रखेंगे भाई, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कहा, गोल्गी अपरेटस में किसके साथ क्लोज एसोसिएशन है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है। ये कहानी हो गई आपकी भैया गोल्गी अपरेटस की। अब बात करते हैं आइए लाइसोसोम को, ये पूरा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें पड़ जाएंगे। लाइसोसोम की जब बात करते हैं, फिगर हो गया, लाइसोसोम पाइए, दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर मैंने बताया बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो क्या है, मेम्ब्रेन से घिरी है। वेसिकुलर, अभी वेसिकल जो है चेंज हो रहा था, चेंज कर रहा था, इसको सेक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और वो कैसी है, वो एक मेम्ब्रेन से घिरी रहती है, ठीक, और कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय पैकिंग ऑफ गोल्गी अपरेटस। ये जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ये फॉर्म्ड होते हैं कैसे, जब इन्हें पैकिंग कौन करता है, गोल्गी अपरेटस। तो गोल्गी अपरेटस में क्या हुआ, गोल्गी अपरेटस के पैकिंग से क्या बना, वेस्कुलर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना, जिसे क्या कहें, लाइसोसोम कहें। और इस लाइसोसोम को या लाइसोसोम के इस वेसिकल स्ट्रक्चर को किसी सिंगल, हम जब आइसोलेट करके उसको स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, और उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हाइड्रोलेज भी कहते हैं। कौन कौन सा है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो इनका पढ़ेंगे डाइजेशन में रोल, और ये इनका पढ़ेंगे कि ये मोर एसिडिक मीडियम में एक्टिव रहते हैं, एक्टिव ऑफ एसिडिक पीएच, मतलब लेस देन 7 पे ये एक्टिव रहते हैं, पूरा एक्टिव रहते हैं, भरपूर। ठीक, क्या पाया गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया गया इस लाइसोसोम वेसिकल के अंदर। लाइसोसोम क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल है जो गोल्गी अपरेटस के पैकिंग से बनता है। ठीक, एंजाइम, जो ये एंजाइम है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये कैपेबल किसके लिए होते हैं, डाइजेशन में रोल है इनका। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और फैट और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में ये लाइसोसोम काम आता है। ठीक है, ये लाइसोसोम काम करता है। ठीक, तो भाई लाइसोसोम याद हो गया। तो लाइसोसोम से सीधा पहला क्वेश्चन कि लाइसोसोम अराइज फ्रॉम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी, याद हो गई बात। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ये रही लाइसोसोम की कहानी। इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम की एक और मेम्ब्रेनल बाउंडेड ऑर्गेनिल की कहानी। अब चलते हैं वैक्यूल।
तो हम क्या याद किए थे, ग्रेव याद किए थे। तो ग्रेव में कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं वैक्यूल पे। ठीक, ग्रेव की बात किए थे। हाँ भाई, तो ग्रेव की बात किए थे तो हमने पढ़ा क्या क्या, यही तो बात किए थे हम कि इसको सिस्टम को भी याद रखना, ग्रेल ना पढ़ना सिर्फ। ग्रेल सिस्टम की बात किए थे, यही तो इंडो नर्वस सिस्टम था। तो हमने गोल्गी के बारे में पढ़ लिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया, लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। जब वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। कहाँ पाई जाती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। एक वैक्यूल जिसके ऊपर क्या होता है, एक खाली जगह वैक्यूल जिसके अंदर क्या ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड रहती है, मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। और इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर क्या रहता है, तो वैक्यूल कैसा होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, पानी सेफ होता है, ठीक है, और स्किटरी प्रोडक्ट होते हैं, और अदर मटेरियल जो सेल के लिए नहीं जरूरी हैं वो रहते हैं। इस वैक्यूल के अंदर क्या रहता है भाई, इस वैक्यूल के अंदर रहता है, तो चलिए भाई क्या क्या रहता है, वाटर, सेप मतलब लिक्विड होता है, स्किटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो यूजफुल सेल के लिए नहीं होता है वो किसमें कंटेन हो जाते हैं, वैक्यूल में, वैक्यूल्स में। ठीक है, ये वैक्यूल्स जो होता है किसी जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और वो जिस मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट की कहानी क्या है, वैक्यूल जो है बाउंडेड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से जिसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें वैक्यूल में क्या कंटेंट रहता है, स्किटरी प्रोडक्ट है, वाटर है, लिक्विड है, और वो मटेरियल जो सेल के लिए उपयोगी नहीं है। जब प्लांट सेल में वैक्यूल को देखते हैं तो किसी भी सेल का 90% हिस्सा क्या होता है, उस सेल के वॉल्यूम का 90% हिस्सा कौन सा होता है, ये वैक्यूल ही होता है। किसी भी प्लांट सेल में ये वैक्यूल जो होता है उसका 90% हिस्सा होता है किसी एक सेल का। ठीक, याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टोनोप्लास्ट की कहानी है। टोनोप्लास्ट याद रखेंगे, वैक्यूल जो भी वैक्यूल है सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है जिन्हें क्या कर रहे हैं, टोनोप्लास्ट कर रहे हैं। याद रखेंगे भाई। आगे चलिए, इन प्लांट जो ये टोनोप्लास्ट है जो सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल के ऊपर लगी है, ये क्या करती है, ये फैसिलिटेट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। किसको फैसिलिटेट करती है, किसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, और नंबर ऑफ आयंस, बहुत से जो आयंस प्रेजेंट है अगल बगल साइटोप्लाज्म में उनको, और अदर मटेरियल, और भी जो मटेरियल हैं जो वैक्यूल में जाते हैं या वैक्यूल में जाते हैं उन्हें कैसे, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। मतलब हम जानते हैं वैक्यूल में ये सारी चीजें जमा है तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, साइटोप्लाज्म से जहां वैक्यूल प्रेजेंट है। तो जब साइटोप्लाज्म से चीजें वैक्यूल में और जाएंगी, आयन जाएंगे, अदर मटेरियल जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन तो जाएंगे। तो इसका मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। ये बात समझ में आई। तो क्या होता है, टोनोप्लास्ट क्या काम करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिहाज से। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयन एंड मटेरियल, मटेरियल और आयन को फैसिलिटेट करती है कहाँ, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल में जाने के लिए, क्योंकि वैक्यूल का कंसंट्रेशन ऐसे ही हाई होता है, लोअर टू हायर मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो गया चीजों को जाने के लिए। ठीक, इस तरह क्या होगा, कंसंट्रेशन इन सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। ये कहानी तो रहती ही है। ठीक, क्या होता है, वैक्यूल में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो टोनोप्लास्ट का काम, और टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, वैक्यूल इस मेम्ब्रेन बाउंडेड है स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। कैसा है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये एक ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा और, इन अमीबा, जब अमीबा की बात करते हैं तो हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पढ़ा था।
जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। यह एक काम ही करता है अमीबा में एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो वैक्यूल का जो अमीबा में फॉर्म है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मतलब फैलने सिकुड़ने वाली वैक्यूल के रूप में, संरचना के रूप में, फैलने सिकुड़ने वाली में, किसमें? अमीबा में। और ये क्या काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? यहाँ आ गया है तो यहाँ भी याद कर लो, ये काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। और कहाँ से कहानी शुरू होती है इसकी? अमीबा में। इसी तरह और भी सेलों में देखेंगे, जैसे प्रोटिस्टा में ये वैक्यूल किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? फूड वैक्यूल्स के। और क्या होता है, जो भोजन प्रोटिस्टा लेता है वो कहाँ पहुंचता है? आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को अंदर लेने में ही ये बनता है फूड वैक्यूल। ठीक है, किसमें? प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा की कहानी में वैक्यूल किस फॉर्म में? फूड वैक्यूल। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जिससे सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा है वो कौन हो गया? टोनोप्लास्ट हो गया। और टोनोप्लास्ट क्या कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है नंबर ऑफ आयन और मटेरियल का वैक्यूल में जाने के लिए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है भाई। और इस वैक्यूल में क्या क्या जमा है? वाटर है, सेफ है, मतलब लिक्विड है, और स्केटरी प्रोडक्ट है, और भी मटेरियल है जो सेल के लिए उपयोगी नहीं है। भाई इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम आपका खत्म। इस बार नीट में एक सवाल सीधे सीधे आया था कि कौन कौन मैंने किनका फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है, तो कौन कौन इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम है। चारों ऑप्शन दिए हुए थे। अब इसमें कोई भी सवाल आ सकता है। रफ वहां पे क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, गोल्गी अपरेटस में क्या होता है, लाइसोसोम कहाँ से बनता है। ठीक है, और जो वेसिकल बनाता है वो कैसे बनता है हमने पढ़ा। फिर वो वेसिकल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पैकिंग कर लेता है गोल्गी अपरेटस, और वो वेसिकल पहले कहाँ पहुंचता है? सिस्ट्रान पे, फिर पहुंचता है सिस्ट पे जो फार्मिंग फेज है, फिर पहुंचता है मैच्योरिंग फिश ट्रांस पे, फिर जो है आउट ऑफ द सेल चला जाता है। ये पूरी कहानी आपको इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम की खत्म हो गई। नए लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ? आगे सेल के जो वो ऑर्गेनिल्स थे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड तो थे लेकिन जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, और जिन्हें हम इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम में नहीं गिनते हैं। बाकी इन चारों को इंडो मेम्ब्रेनल सिस्टम में गिनते हैं। कहानी खत्म। मिलते हैं नए लेक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया से नए लेक्चर में आगे शुरुआत करेंगे। जम के पढ़िए और ऐसा रिवीजन कीजिए कि रिवीजन जबरदस्त हो, ऐसा रिवीजन कीजिए कि नंबर ज्यादा से ज्यादा आ पाए। ठीक है।